नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक चौंकाने जा रहा है। हालांकि जब ये बात आप सुनेंगे तो आपके जहन में एक ही ख्याल आएगा कि दरअसल हम लोग बात उन 4 ओपिनियन पोल्स की करने जा रहे हैं जो फिलहाल आ चुके हैं। दरअसल उन 4 की बात तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा एक और ओपिनियन पोल है जो 25 मार्च से और 30 मार्च के 20 तक का आंकड़ा रखता है, और वो 5वां ओपिनियन पोल है जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। वो ओपिनियन पोल जो कहता है असल में वह भी सुनना बड़ा जरूरी है। फिर यह भी कि ये जो भाजपा का मालदा फार्मूला है, ये फार्मूला आखिर क्यों परेशान कर रहा है उन तमाम लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि भाजपा को वहां पटकनी दी जा सकती है। हालांकि फिर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि ये कौन सा फार्मूला आप बता रहे हैं, हमने तो कभी सुना नहीं। तो दरअसल आपने नहीं सुना, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यह भी कि जिस ओपिनियन पोल को लेकर बातचीत हो रही है, क्या उस ओपिनियन पोल को जो पता चला है वो भाजपा को नहीं पता था? क्या भाजपा इस मुगालते में थी कि वो कर्नाटक में वापस आ रही है, वो सो रही थी? इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यह भी कि कांग्रेस वहां कितने पानी में खड़ी है, चूंकि जो ओपिनियन पोल है 4, उस 4 ओपिनियन पोल में तो कांग्रेस का अपना एक अलग तरीके का माहौल तो दिखाया ही जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में उस तरह का माहौल है, यह भी एक सवाल है। और जो 2-3 बातें हैं उनको पहले कर लेते हैं और फिर इस मुद्दे पर आते हैं कि असल में कर्नाटक में होने क्या जा रहा है, जहां 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 मई को नतीजे आने हैं उस कर्नाटक में, जिसका आप ये कहिए कि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है और जहां हेमंता बिस्वा शर्मा को भी भेजा गया है। वहां जहां चुनाव जो है वो खासा महत्वपूर्ण हो गया है भाजपा के भी लिहाज से और कांग्रेस के भी लिहाज से, चूंकि यहां से एक टेम्पो बनेगा और वो टेम्पो 2024 को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आने वाले दिसंबर में, नवंबर में जो चुनाव होने हैं, फिर वो चाहे तेलंगाना के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे मध्य प्रदेश को हों, उसे भी प्रभावित करेगा कर्नाटक का नतीजा। और यहां दक्षिण की जो 130 लोकसभा सीटें हैं उसे तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ये तमाम बातें जुड़ी हुई हैं कर्नाटक के चुनाव से। इस वजह से कर्नाटक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दरअसल ये जो टेम्पो हाई हुआ है उसकी एक वजह और भी है, और वह है राहुल गांधी। जिस कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है, उसी कर्नाटक के कोलार में 2019 में चुनाव, लोकसभा चुनाव के दरमियान अपनी सभा में जो उन्होंने कहा था, उसकी वजह से उन्हें 2 साल का कन्विक्शन हुआ है। यह माना जा रहा था कि इसका जो एक पॉलिटिकल रिपरकेशन है उसकी वो भुनाने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी। लेकिन अब खबर यह है कि वो संभवतः जाएंगे और इस कन्विक्शन पर जो है वो अपील करेंगे। जाहिर सी बात है कि 25 तारीख से लेकर और अब आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 2 अप्रैल है, इतने दिनों में तो कांग्रेस को कम से कम यह दिख ही गया है कि लोग उनके लिए जमीन पर दौड़ तो नहीं रहे हैं, लोग निकल तो नहीं रहे हैं। तो दरअसल इसका जो सियासी नफा नुकसान वो चाहते थे वैसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इस वजह से भी राहुल गांधी की टीम जाना चाह रही हो। लेकिन बड़ी चीज ये है कि उसी कोलार से राहुल गांधी बिगुल फूंकना चाहते हैं कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की। अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ये जो तमाम चीजें हुई उसका कुछ असर कर्नाटक के चुनाव पर पड़ेगा? एक तो ये, और दूसरा ये कि आखिर में क्यों कहा जा रहा है कि कर्नाटक चौंकाने जा रहा है। तो उस सवाल पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर पहले वो ओपिनियन पोल जो 4 हैं और जिससे आप लोग वाकिफ हैं, वो दरअसल जो ओपिनियन पोल कहता है
उस पर एक बार की बात करते हैं, फिर पांचवें ओपिनियन पोल पर आते हैं जो एडू प्रेस का है और जिस पर अभी तक बात नहीं हुई है। देखिए जो चार हैं उसमें एक एबीपी का है, एक मेट्राइस का है, एक लोकपाल का और एक पॉपुलर पोल्स का है। एबीपी न्यूज जो है वो और सी वोटर का मिलकर है ये, उसमें कांग्रेस को 115 से 127 सीटें दी जा रही हैं। मेट्राइज जो है वो कांग्रेस को 88 से 98 सीटें दे रहा है। लोक पोल जो है वो कांग्रेस को 116 से 123 सीटें दे रहा है। पॉपुलर पोल्स जो है वो कांग्रेस को 82 से 87 सीटें दे रहा है। और इन सभी में अगर मेट्राइज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जो है वो भाजपा को, जैसे एबीपी है वो 68 से 80 दे रहा है, लोक पोल जो है वो भाजपा को 77 से 83 दे रहा है, पॉपुलर पोल्स जो है वो भाजपा को 82 से 87 दे रहा है। सिर्फ मेट्राइज जो है वो 96 से 106 सीटें जो है वो भाजपा को दे रहा है। जेडीएस भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि जेडीएस भी यहां पर एक प्लेयर है और जो वोकालिंगा वोट है उस पर जेडीएस का बड़ा प्रभाव माना जाता है और उसकी बड़ी वजह जो है देवेगौड़ा साहब है। और यह कहा भी जाता है कि दरअसल वोकालिंगा जब तक देवेगौड़ा साहब है तब तक तो वो जेडीएस के साथ लामबंद है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये एक अलग कहानी होगी, मगर अभी तो फिलहाल जेडीएस जो है उसमें देवेगौड़ा साहब है ही है, एचडी देवेगौड़ा। तो अब वहां देखिए कि एबीपी न्यूज उनको 23 से 25 दे रहा है, मेट्राइज उनको 23 से 33 दे रहा है, लोकपोल उनको 21 से 27 दे रहा है, पॉपुलर पोल्स उनको 42 से 45 दे रहा है। ये जितने भी पोल हैं चारों, पांचवें की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो सब ये मानते हैं कि वहां पर कांग्रेस बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में है और भाजपा के लिए स्थिति बड़ी खराब है। सवाल यह है कि जो ये बात कह रहे हैं क्या उससे भाजपा वाकिफ नहीं थी? असल में भाजपा वाकिफ थी। इसी वजह से वहां मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि ये जो हमने सर्वे बताए, ओपिनियन पोल बताए, ये दरअसल 25 मार्च तक के हैं। एडू प्रेस वाला 25 से 30 मार्च तक का, उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले उस सवाल पर बात कर लेते हैं क्या भाजपा को पता था या नहीं था। तो देखिए वो जानता, भाजपा को इस बात की जानकारी थी कि वहां परिस्थितियां बहुत बेहतर भाजपा के लिहाज से नहीं है, क्योंकि जो 16 और 17 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दिल्ली में एनडीएमसी में, वहां ये बात आई थी कि 70 से 80 सीटें जो है वो भाजपा पा सकती है कर्नाटक चुनाव में। और आप देखिए तमाम जो ओपिनियन पोल्स हैं जो 25 मार्च तक के वो यही बता रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि भाजपा इसको जान गई थी और इसलिए लगातार पीएम का वहां जाना होता है और फिर तमाम चीजें उस लिहाज से गढ़ी जाती हैं, जिसमें आप देखिए कि ईएसडब्ल्यू के तहत जो रिजर्वेशन आता है, फिर एसटी और एससी को साधा जाता है, ये तमाम चीजें दरअसल उस वो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 16-17 जनवरी को कर्नाटक की सीटें बताई जाती हैं उसके बाद से इस तरह की चीजें शुरू होती हैं और फिर लिंगायत समाज को साधने की कि किस तरह से उन्हें साधा जाए। और यही वजह है कि यह माना जाता है कि बीएस येदियुरप्पा को इस तरीके की आप ये देखें कि तवज्जो दी जा रही, चूंकि उनका बड़ा होल्ड माना जाता है लिंगायत समाज पर। फिर ओकालिंगा को भी अपने साथ जोड़ने की कवायद हो रही है और इसमें एक जो बड़ी चीज दिखाई दे रही है वो ये कि अगर आप गौर करें तो मुस्लिम वहां तकरीबन 16% मत है और भाजपा की अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो ये दिखाई दे रही है कि वो चाहती है कि चुनाव त्रिकोणीय हो जाए। और मुझे लगता है कि इसी लिहाज से जब 4% मुस्लिम को जो दिया जा रहा था आरक्षण आर्थिक आधार पर, जिसे अब बाकी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसको स्क्रैप कर लिया गया और फिर उसमें यह बताया जाता है कि जेडीएस के समय में दिया गया, तो दरअसल इसके जरिए एक टैक्टिक आप ये कहें कि खेली गई कि जेडीएस का नाम लेने से वो जो समाज है उसको लगेगा कि नहीं हमारे साथ इन्होंने काम किया, तो ये जो 16% वोट है इसे डिवाइड किया जा सके। ये ऐसा लगता है कि वो ताकि बट जाए, इस तरह की भी स्ट्रेटेजी रही होगी। बाकी अगर आप ये जो तमाम बातें उसके साथ आप 2-3 बातें और जोड़िए जिसको लगता है कि भाजपा
उसे और ठीक करने में लगी हुई थी। जब उसको ये पता चलता है 16-17 जनवरी की अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि हम कर्नाटक में यहाँ खड़े हैं। देखिए, कर्नाटक को मोटे तौर पे 5 हिस्सों में बांटा जाता है, और वो आप जानते हैं, नॉर्थ कर्नाटक जिसे चित्तूर कर्नाटक कहा जाता है, मुंबई कर्नाटक जिसे चित्तूर कर्नाटक कहते हैं, और फिर कल्याण कर्नाटक, ये हैदराबाद वाला हो गया, सेंट्रल कर्नाटक जो गढ़ है भाजपा का, और फिर आप देखिए ओल्ड मैसूर जिसे जेडीएस का गढ़ माना जाता है, और कोस्टल कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका आप कहें जिसे अगर हम सीधे सीधे भौगोलिक नजरिए से देखें तो नॉर्थ कर्नाटका में पानी की एक समस्या है, और उसे लेकर वहां बड़ा काम किया है भाजपा ने अपनी इस 5 साल के दरमियान। तो उसका असर महिला वोटरों पर बड़ा पड़ रहा, ऐसा माना जाता है, ऐसा भाजपा का मानना है। तो ये तमाम चीजें वहां हुई हैं। अब इसमें मैं थोड़ा मालदा फैक्टर पर बात कर दूं और फिर आता हूं एडू प्रेस के पोल पर। अब आप कहेंगे कि आखिर में मालदा फार्मूला क्या है जिसकी आपने शुरू में बात की थी। तो अभी हमने आपको जो बताया उसी में आप देखिए, मालदा में एम का मतलब हो गया मोदी। मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। बीएस येदियुरप्पा और बोमोई साहब भी हैं, लेकिन अगर आप कहें कि एक नाम और चेहरा अगर किसी का आगे है तो मोदी साहब का है। तो और ए क्या हुआ, ए जो है वो हो गया आदिवासी, जिसे भाजपा अपने साथ जोड़ना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने तमाम चीजें की हैं। चूंकि कर्नाटक में अगर आप देखें तो कर्नाटक में लिंगायत और अपर कास्ट ये भाजपा के साथ रही। इस बार भाजपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसमें वो आदिवासी समाज को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। तो एम और ए, और जब आप एल पर जाएंगे तो लिंगायत उनके साथ ही है। डी जब आप आते हैं मालदा के डी में तो दलित, यहां इस समाज को भी जोड़ा जा रहा, और अगर आप यहां एससी और एसटी को मिला लें तो तकरीबन 24% इनकी आबादी है, और कोई मुझे लग रहा है 25 या 26 सीटें जो है वो आरक्षित है। और कुल अगर हम टोटल मिला के देखें तो मेरा अपना अनुमान है एसटी और एससी दोनों समाज को जोड़ लिया जाए तो कोई हमको लग रहा है 41 सीटों के आसपास जो है वो इनके लिए आरक्षित है। जी माफ करिएगा, 51 सीटें आरक्षित हैं 224 सीटों में से। 36 दलित समाज के लिए और आदिवासी समाज के लिए 15, कुल इनकी 24% आबादी है। तो मालदा में आप देखिए कि यह है मालदा का फार्मूला, और इसमें वोकालिंगा को जोड़ने की पूरी कवायद में भाजपा लगी हुई है। तो इस तरीके से ये जो मालदा फार्मूला है इसने टेंशन बढ़ा दी है वहां कांग्रेस की। अब अगर बात हम कांग्रेस पर आए तो देखिए, कांग्रेस में ये माना जा रहा है कि अंदर खाने जो रसाकसी चल रही है दो धड़ों के बीच, जिसमें एक सिद्धारमैया का है और एक वोकालिंगा डीके शिव कुमार जो वोकालिंगा है। हालांकि वोकालिंगा वोट उनके नाम पर मिलेगा ये तो बड़ा मुश्किल है जब तक देवेगौड़ा साहब की अगुवाई में जनता दल सेकुलर चल रही है। तो जो कांग्रेस के भीतर का घमासान है वो दरअसल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। और दूसरा भाजपा का हिंदुत्व, और फिर मालदा वाला जो हमने फैक्टर बताया वो ही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं इसने दरअसल वहां भाजपा के लिए एक पिच तो बनाई ही है, और ये जो पिच बनी है उस पिच की जो बानगी है वो एडू प्रेस का जो आप ये कहें कि ओपिनियन पोल है उसमें नजर आता है, जो ये कहता है कि वहां भाजपा को 110 से 120 सीटें और कांग्रेस को 70 से 80 सीटें, जेडीएस को 10 से 15 सीटें और अदर्स को 4 से 9 सीटें आ सकती हैं। ये एडू प्रेस का ओपिनियन पोल है जो 25 मार्च से 30 मार्च के दरमियान आया, और मुझे लगता है कि ये जो मालदा फैक्टर है वो फैक्टर बहुत कुछ काम कर रहा है इस ओपिनियन पोल में। बाकी आपकी क्या राय है वो आप जरूर साझा करें। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें भी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जरूर बांटें।